लॉ वाला चैनल स्टूडेंट्स, और आज मैं आपकी एजुकेटर आकृति सेठ आपके लिए लेके आई हूँ लॉ फाउंडेशन बैच का लेक्चर नंबर 19। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 19 की जब हम बात करते हैं तो आज हम डील करने वाले हैं सेडिशन लॉ से। और आपको अगर याद हो और अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 18 देखा है जहां पे हमने किया था ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट हमने पढ़ा था, वहां पे हमने डील किए थे सेक्शन 121 से लेके 130 तक। बट मैंने स्पेसिफिकली सेक्शन 124 ए को छोड़ दिया था और आपको ये बोला था कि मैं इसको एक सेपरेट लेक्चर में आपको पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि सेडिशन लॉ अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और आज की डेट में एज ऑफ नाउ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक नई जजमेंट आई है जिसके कारण ये लॉ और भी पॉपुलर हो चुका है। ये 152 ईयर ओल्ड लॉ है और इसको पढ़ने का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इसको पढ़ें और एक्चुअली में देखें कि चल क्या रहा है हमारे यहाँ पे, कैसे कैसे हमारे कोर्ट्स हैं वो इंटरप्रेट कर रहे हैं लॉ को। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे टॉपिक्स क्या होंगे। तो जब हम आज के टॉपिक्स को डील करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम बात करेंगे कि सेडिशन लॉ 124 ए में जो है आईपीसी के, हम उसको पढ़ेंगे, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को पढ़ेंगे। हम केस लॉस करेंगे सेडिशन के ऊपर, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस करेंगे, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक का केस करेंगे। वी विल ऑल्सो डील विद श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, कन्हैया कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का केस एंड एस.जी. वोम्बटकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है बिकॉज ये एक रीसेंट केस लॉ है और ये एक ऐसा केस है जिसने एज ऑफ नाउ हिस्ट्री क्रिएट की हुई है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमने अपने इस लॉ को सेक्शन 124 ए को एज ऑफ नाउ अबेंस में रख दिया है, एज ऑफ नाउ अबेंस में रख दिया है एंड गवर्नमेंट को बोला है कि आप बताइए कि इसका आगे क्या करना है। तो हम ये सब पढ़ने वाले हैं। ऑल्सो इफ यू वांट टू डील विद दिस केस स्पेसिफिकली, तो आप हमारी 2022 की जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स का हम एक रिकैप लेके आए थे हमारे चैनल पे, आप वहां पे भी जाके इनको देख सकते हैं। वहां पे 2022 की जो सबसे इंपॉर्टेंट 20 जजमेंट्स हैं हमने वो करवाई थी आपको, तो आप वहां पे जाके भी ये देख सकते हैं। बट फॉर नाउ आई विल ऑल्सो डील विद दीज जजमेंट्स फॉर यू। तो बात करते हैं कि जो हमारी बेयर एक्ट है, जो हमारी बेयर एक्ट है सेक्शन 124 ए को क्या बोलती है, क्या लिखा हुआ है इस सेक्शन में। तो इस सेक्शन में बात की गई है कि हूएवर, कोई भी ऐसा इंसान जो बाय वर्ड्स कैसे होने चाहिए, या तो वो साइन लैंग्वेज हो सकती है, या तो वो रिटन हो सकती है, स्पोकन हो सकती है, कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, या फिर कोई और तरीके के किसी और माध्यम के तरीके से आप अपने वर्ड्स को आप बाय वर्ड्स एक्सप्रेस कर रहे हो, ब्रिंग कर रहे हो या अटेम्प्ट कर रहे हो, एक्चुअली में कर पा रहे हो या फिर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, क्या करने का, हेट्रेड फीलिंग को, कंटेम्प्ट की फीलिंग को, या फिर एक्साइट कर रहे हो डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। अगर आप बेसिकली हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कोई भी ऐसी फीलिंग को, कोई भी ऐसी हेट्रेड फीलिंग को, कंटेम्प्ट फीलिंग को, डिसअफेक्शन को प्रमोट कर रहे हो, और कैसे करोगे, बाय वर्ड्स करोगे। वो वर्ड्स रिटन में हो सकते हैं, ओरल हो सकते हैं, साइन लैंग्वेज हो सकती है, कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, या फिर कोई और तरीका भी हो सकता है। अगर आप उस तरीके से आप क्या कर रहे हो, आप एक्साइट कर रहे हो डिसअफेक्शन। डिसअफेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो बेसिकली आप हेट्रेड फीलिंग को प्रमोट कर रहे हो अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन यू आर पनिशेबल अंडर द सेक्शन 124 ए। और इसकी पनिशमेंट जो दी गई है वो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन या फिर 3 इयर्स प्लस फाइन। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एनी पर्सन। तो बेसिकली आपको एक चीज जो ध्यान में रखनी है वो क्या रखनी है कि एनी पर्सन का जो स्कोप है ये बहुत ही बड़ा स्कोप है। इसमें नेशनल्स और फॉरेनर्स दोनों इंक्लूडेड हैं, दोनों इंक्लूडेड हैं। और वो क्या कर रहे हैं, वो वर्ड्स से जो कि रिटन हो सकते हैं, स्पोकन हो सकते हैं, साइन लैंग्वेज से, या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन से, या फिर किसी और तरीके से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो वो कर पा रहे हैं, अकम्प्लिश हो गया, या फिर वो अटेम्प्ट कर रहे हैं ऐसा करने का, क्या करने का, हेट्रेड फीलिंग को या फिर डिसअफेक्शन फीलिंग को ये लोग प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कैसे कर रहे हैं, बेसिकली ये फीलिंग ऑफ एनिमिटी, फीलिंग ऑफ डिसलॉयल्टी। तो हम लोग हमेशा ये बोलते हैं दैट वी आर लॉयल टू आवर कंट्री, लॉयल टू आवर कंट्री, सो लॉयल टू आवर गवर्नमेंट।
हम अगर सच्चे देशभक्त हैं तो हम अपनी कंट्री को प्यार करते हैं, हम अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी काम नहीं करते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं जो कंटेम्प्ट में हो गवर्नमेंट के, या फिर जो डिसलॉयल्टी हमारी शो करे। तो अगर हम ऐसा करते हैं, बट अगर हम इसके विपरीत एक्ट करते हैं, हम कोई ऐसी एक्ट करते हैं जो कि एनिमिटी शो कर रहा है, डिसलॉयल्टी शो कर रहा है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आप क्या बोलोगे? आप सेक्शन 124A के अंडर लायबल ठहराए जाओगे। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहली एक्सप्लेनेशन बोलता है कि डिससैटिस्फैक्शन का क्या मतलब है। डिससैटिस्फैक्शन है डिसलॉयल्टी या फिर फीलिंग ऑफ एनिमिटी। तो बेसिकली आप डिसलॉयल हो रहे हो अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना एनिमी ठहरा रहे हो। आप बोल रहे हो कि ये मेरा दुश्मन है और आप जो भी एक्ट कर रहे हो उनके अगेंस्ट कर रहे हो, तो हम बोलेंगे कि आप सेक्शन 124A के अंडर आते हो। अब बात समझने की ये है कि एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि अगर कमेंट्स हैं जो एक्सप्रेस कर रहे हैं कोई अपना डिसअप्रूवल ऑफ द मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि वो ऑल्टर कर पाए बाय लॉफुल मीन्स विदाउट एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट हेट्रेड, कंटेम्प्ट और डिसअफेक्शन, डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। अब क्या होता है, जब हमारी गवर्नमेंट, जब हमारी लेजिस्लेशन हमें कोई एक बेनिफिशियल प्रोविजन देती है, तो बहुत सारे लोग उसका मिसयूज कर देते हैं। तो इसीलिए हम हमेशा सारी चीजों को सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पढ़ते हैं कि भैया हमने आपको लॉ तो दिया है, हमने आपको उसका फायदा तो दिया है कि आप अगर आप ये क्राइम करोगे तो आप इसके अंदर पनिशेबल होगे, बट दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। वो ये कह रहा है कि अब हमारी गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज को क्रिएट करती है, पॉलिसीज को क्रिएट करती है। कुछ लोगों को वो पॉलिसीज अप्रूव होती हैं और कुछ लोग उसको डिसअप्रूव करते हैं, बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस दे कैन हैव। तो जो डिसअप्रूव करते हैं और वो अपने कमेंट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा राइट टू फंडामेंटल स्पीच भी है, राइट टू स्पीच इज अ फंडामेंटल राइट। तो अगर आप राइट टू स्पीच कर रहे हो और आप कोई भी एनिमिटी को नहीं प्रमोट कर रहे, कुछ भी डिसलॉयल्टी को प्रमोट नहीं कर रहे, और जो भी आप कर रहे हो आप लॉफुल मीन से कर रहे हो, आप लॉफुल मीन से कर रहे हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि आपने ऑफेंस किया है 124A के अंदर। तो ये एक्सप्लेनेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज का मिसयूज भी करते हैं, 124A का मिसयूज भी करते हैं, कि अगर किसी ने कोई भी डिसलॉयल्टी की बात करी या फिर कोई भी बात करी जो कि डिसअप्रूव कर रही है कोई भी मेजर ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो बोल देते हैं कि ये बात डिसलॉयल्टी की है। बट ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आपको क्या समझने की जरूरत है कि अगर वो लॉफुल तरीके से करी जा रही है तो उसको हक है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाए, अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो एक्सप्रेशन है उसको रख पाए। ओके, थर्ड बात करता है एक्सप्लेनेशन कि कोई भी कमेंट्स हैं जो एक्सप्रेस करते हैं डिसअप्रोबेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव और एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट विदाउट एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट हेट्रेड, कंटेम्प्ट और डिसअफेक्शन, डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। तो अब बेसिकली कोई भी ऐसे कमेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना डिसअप्रोबेशन। ओके, तो डिसअप्रोबेशन का क्या मतलब हुआ? डिसअप्रोबेशन का मतलब हुआ आपका स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल। स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल अगर आप शो करते हो किसी भी एक्शन के अगेंस्ट, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के अगेंस्ट, किसी भी गवर्नमेंट के एक्शन के अगेंस्ट, विदाउट एक्साइटिंग एनी फीलिंग ऑफ हेट्रेडनेस, कंटेम्प्ट या फिर डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका ये सेक्शन 124A नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास राइट है कि आप अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें एक राइट दिया गया है, तो आप अपना ये एक्सरसाइज कर सकते हो। बट आप इससे दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, आप इसको इनडेफिनिट तरीके से नहीं कर सकते। अगर आप हेट्रेड को प्रमोट कर रहे हो, कंटेम्प्ट को प्रमोट कर रहे हो, डिसअफेक्शन, डिसलॉयल्टी को प्रमोट कर रहे हो अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन आप 124A के अंदर आओगे। बट अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो देन आप नहीं आओगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो प्रोविजन है, द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन आर नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये बहुत ही चर्चा में रहा है सेक्शन 124A की ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर नहीं है। तो क्या समझने की जरूरत है कि जहां पे मैंने आपको बोला कि आपके पास फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आपके 19(1)A के अंदर, जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है, और कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम लॉ। सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जैसे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है हमें फंडामेंटल राइट्स, जिसमें से एक फंडामेंटल राइट है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि आर्टिकल 19 में दिया गया है। बट आपको क्या समझने की जरूरत है कि सारे के सारे चीजें जो लोग बोलते हैं विच इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, बट अगर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं, उनकी किसी पॉलिसी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, बट वो कोई भी फीलिंग ऑफ एनिमिटी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वो कोई भी फीलिंग ऑफ हेट्रेड या फिर कंटेम्प्ट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, एक्साइट नहीं कर रहे हैं, तो आप ये नहीं
नहीं बोलोगे कि वो 124A के अंडर है। तो इसीलिए ये बोला गया कि जो हमारा सेक्शन 124A है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि वो वायलेट करता है फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सिर्फ तब जब ये वर्ड्स जो होते हैं ये ऐसी टेंडेंसी के होते हैं कि ये पब्लिक डिसऑर्डर कर देंगे, ये पब्लिक पीस और मोरालिटी को हिला देंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगे लॉ में, तो तभी इनको हम पनिशेबल ठहराते हैं, नहीं तो हम इनको पनिशेबल नहीं ठहराते। ठीक है, अब इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं। इसेंशियल एलिमेंट्स मैं आपको हर बारी बोलती हूँ कि जो मोटे मोटे बेर एक्ट के सेक्शंस हैं उनको अपने टिप्स पे रखने के लिए आपको एसेंशियल एलिमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। तो पहला एसेंशियल एलिमेंट है कि आप क्या कर रहे हो, या तो आप ब्रिंग कर रहे हो या फिर आप अटेम्प्ट कर रहे हो। ब्रिंगिंग और अटेम्प्टिंग, टू ब्रिंग व्हाट, हेट्रेड, कंटेम्प्ट, एक्साइट, या फिर आप अटेम्प्ट करते हो एक्साइट करने का एक डिसअफेक्शन, एक डिसलॉयल्टी की फीलिंग टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पहला। या फिर आप ऐसा एक्ट करते हो या फिर आप अटेम्प्ट करते हो, और अभी सब कैसे करते हो, बाय वर्ड्स करते हो। जो वर्ड्स है आपके स्पोकन है, रिटन में है, साइन लैंग्वेज है, विजिबल रिप्रेजेंटेशन है, इस किसी भी तरीके से आप क्या कर रहे हो, डिसलॉयल्टी प्रूव कर रहे हो, डिसलॉयल्टी प्रमोट कर रहे हो अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आप सेक्शन 124A के अंदर आ जाते हो। तो जब हम बात करते हैं ब्रिंगिंग और अटेम्प्टिंग टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है आप चाहते हो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को, जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, हम उसको इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये वाला जो राइट है, दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। और जहां पे भी आपकी पब्लिक डिसऑर्डर, पब्लिक पीस के अगेंस्ट बात आती है, तो इस राइट को भी हम कर्टेल कर लेते हैं, इस राइट को भी हम कंट्रोल करते हैं, कर्टेल करते हैं। ठीक है, अगर एक अक्यूज्ड है जो कि अपने आर्टिकल्स के द्वारा एक्साइट करने की कोशिश कर रहा है, रिबेलियन फीलिंग को डिस्टर्बेंस करने की कोशिश कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो इस सेक्शन के अंदर आएगा और वो 124A के अंदर लायबल होगा। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो वर्ड्स जो कि रिटन फॉर्म में है उसके आर्टिकल में, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो एक्साइट कर रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, एक रिबेलियन नेचर को एक्साइट करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि डिसलॉयल्टी हो टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ऑब्वियसली वो अपने आप में ये सेक्शन 124A के अंदर लायबल होगा। बट अगर वो एक्साइट कर रहा है फीलिंग ऑफ हेट्रेड, कंटेम्प्ट टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, वो अपने आप में सफिशिएंट होगा, वो अपने आप में सफिशिएंट होगा कि हम उसको लायबल ठहराएं अंडर सेक्शन 124A। ओके, तो बेसिकली इस जो सेडिशन का जो लॉ है, सेडिशन का जो सेक्शन है, उसका एसेंस क्या है, आप समझो कि उसका एसेंस है जो आप इंटेंशन यूज कर रहे हो, जो आपका गिल्टी माइंड है। आपका गिल्टी माइंड क्या है, टू प्रोवोक, एक्साइट, डिसलॉयल्टी अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, अगर कोई भी ऐसा कर रहा है, और वो कैसे कर रहा है, किसी लैंग्वेज के तरीके से कर रहा है, लैंग्वेज वर्ड्स के फॉर्म में कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि इस क्राइम का एसेंस क्या है, आपकी इंटेंशन है, आपका मेंजरिया है, और मेंजरिया आपका होना बहुत जरूरी है। और मेंजरिया के साथ साथ जब एक्टस रियस हो जाता है, एक्टस रियस हो जाता है, ह्यूमन कंडक्ट का कॉन्सिक्वेंस होता है, तो हम बोलते हैं कि ये ऑफेंस हो गया। इंटेंशन क्या है स्पीकर की या राइटर की या पब्लिशर की, वो इन्फर कैसे करोगे, उसकी स्पीच से करोगे, उसकी आर्टिकल से करोगे, उसके लेटर से करोगे, उसके वर्ड्स जो यूज करे गए हैं, साइन लैंग्वेज जो यूज करी गई है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो यूज करी गई है, आप वो करोगे। और हम हमेशा कहते हैं कि जब आपको इंटेंशन जो है, इंटेंशन है वो किसी का मेंटल एलिमेंट है, जब मेंटल एलिमेंट है तो आप किसी का दिमाग खोल के तो देख नहीं सकते कि इसमें क्या हो, तो आप उसको इन्फर करते हो, आप उसको इन्फर करते हो उसके कंडक्ट से, जो कि आपको दिखेगा उसके आर्टिकल्स के फॉर्म में, जो वो यूज कर रहा है लैंग्वेज, उससे आपको समझ आएगी कि क्या ये एक्चुअली में डिसलॉयल्टी को प्रमोट कर रहा है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर नहीं। ओके, तो आप जब आर्टिकल्स को पढ़ोगे, स्पीचेस को पढ़ोगे, तो आपको क्या समझने की जरूरत है कि इसका रीजनेबल, नेचुरल और प्रोबेबल इफेक्ट क्या होगा लोगों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो वो पढ़ेंगे और जिनको वो एड्रेस किए गए हैं। क्या वो एक्चुअली में हेट्रेड, कंटेम्प्ट या डिसअफेक्शन को एक्साइट करेंगे अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इफ यस, देन ऑफेंस हुआ, बट इफ नो, देन हम सेडिशन का ऑफेंस नहीं मानेंगे। अगर वो सिर्फ अपना व्यू एक्सप्रेस कर रहा है बट किसी
किसी को भी एक्साइट नहीं कर रहा है, किसी को भी इंस्टिगेट नहीं कर रहा है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी की भी लॉयल्टी को डिसलॉयल्टी में कन्वर्ट नहीं कर रहा है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन ही विल नॉट बी पनिशेबल। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि जो उसका आर्टिकल है, उसकी स्पीच है, उसको पढ़ने के बाद कोई भी रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन है वो प्रोवोक हो जाएगा, वो एक्साइट हो जाएगा अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वो डिसलॉयल हो जाएगा, कोई भी ऐसा एक्ट करेगा जो कि कंटेम्प्ट में है, तो आप बोलोगे कि दैट ही विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 124A। अब अर्लियर व्यू ये था कि इट वाज नॉट एसेंशियल इंग्रेडिएंट दैट सेडिशन के अंदर कोई भी ऐसा एक्ट होना चाहिए जो कि रिजल्ट करता है पब्लिक ऑर्डर में। तो अर्लियर व्यू में ये कहते थे, बट दिस व्यू इज नो लॉन्गर टू बी करेक्ट। जब सुप्रीम कोर्ट में केदारनाथ का जो केस था, जो बहुत ही फेमस और लैंडमार्क केस है, हम अभी करेंगे इस केस को, जब ये केस आया तो क्या बोला गया, क्या सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि कमेंट्स है जो कोई भी स्ट्रांगली वर्डेड है, जो एक्सप्रेस करते हैं अपना डिसअप्रोबेशन ऑफ एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो एक्साइट ना भी कर रहे हो उन फीलिंग्स को, बट वो इंक्लिनेशन करते हैं कि वो एक पब्लिक डिसऑर्डर को प्रमोट करें बाय द यूज ऑफ वायलेंस, वुड नॉट बी पीनल। तो बेसिकली क्या बोला गया कि कोई भी कमेंट है, हाउएवर स्ट्रांगली वर्डेड, एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोबेशन ऑफ एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट without exciting those feelings which generate the inclination to cause public disorder by acts of violence would not be penal। तो बेसिकली कि कुछ भी इतना स्ट्रांगली वर्डेड भी हो, बट अगर वो पब्लिक डिसऑर्डर को प्रमोट नहीं कर रहा है, अगर वो वायलेंस क्रिएट नहीं कर रहा है, डिसलॉयल्टी क्रिएट नहीं कर रहा है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आप उसको पीनलाइज नहीं करोगे, आप उसको सेक्शन 124A के अंदर पेनल्टी नहीं लगाओ। ठीक है, तो क्या बोला गया कि इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर आपको एक केस को लेके आना है अंडर सेक्शन 124A तो आपको अटेम्प्ट को सक्सेसफुल बनाना है, अपने आप में अटेम्प्ट इज ऑल्सो पनिशेबल। अटेम्प्ट इज पर से पनिशेबल, जरूरी नहीं है कि वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो, वो अटेम्प्ट अगर सक्सेस नहीं भी हो पाया बिकॉज ऑफ सम सुपरवीनिंग सर्कमस्टेंसेस, तब भी वो अपने आप में पनिशेबल ठहराएगा। अब अटेम्प्ट की जब बात कर रहे हैं वो क्या होता है, बेसिकली अटेम्प्ट हम पढ़ भी चुके हैं कि वो इंटेंशनल प्रेपरेटरी एक्शन होता है जो फेल कर जाता है क्योंकि कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो अटेम्प्ट करने जब मैं जा रही हूँ, तो जब हमने स्टेजेस ऑफ क्राइम पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि पहले मेंटल एलिमेंट आया, फिर क्या आया, फिर आपका प्रेपरेशन आया, फिर आपका अटेम्प्ट आया और फिर हुआ अकम्प्लिश। तो ये बोला गया कि अटेम्प्ट की स्टेज पे भी इसको हम पनिशेबल ठहराएंगे क्योंकि बेसिकली जो आपका मेंजरिया था टू क्रिएट डिसलॉयल्टी अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो तो वहां पे है, तो इसीलिए हम उसको भी पनिशेबल ठहराएंगे, यही बोला गया इस केस में। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं कि कोई इंसान, कोई पर्सन एक्साइट करता है या अटेम्प्ट करता है ऐसे करने को, ऐसी कोई भी कोशिश करने को जो कि डिसलॉयल है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इसमें इंक्लूडेड होगा सेक्शन 124A में। तो बेसिकली अटेम्प्ट करना भी इंक्लूडेड है, अटेम्प्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। आपकी इंटेंशन क्या है, आपका इंटेंशन हैज अचीव द रिजल्ट और नॉट इज इमटेरियल, बट इंटेंशन थी, आपका गिल्टी माइंड था तो आप गिल्टी हो गए। अब अक्यूज को जब आप ट्राई कर रहे हो कि वो एक्साइट कर रहा है हेट्रेड या कंटेम्प्ट की फीलिंग और वो फेल भी कर जाता है, तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर चार्ज लगेगा, उसके ऊपर चार्ज लगेगा और आप उसको पनिशेबल ठहराओगे। ठीक है, अब आपको देखना है कि डिसअप्रोबेशन का क्या मतलब होता है। डिसअप्रोबेशन का मतलब जो मैंने आपको पीछे भी बताया, उसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल। किसी चीज को मैंने स्ट्रांगली डिसअप्रूव करा तो मैं क्या बोल रही हूँ कि मैंने उसको डिसअप्रोबेट करा। इट इज क्वाइट पॉसिबल टू डिसअप्रूव ऑफ अ मैन सेंटिमेंट और एक्शन, आपको उनको पसंद ना भी आ रहा हो। तो बेसिकली आप ये हो सकता है कि आप ए को लाइक तो करते हो, यू लाइक ए एज अ पर्सन, बट आपको उसके किसी एक्शन को आप कंडेम कर रहे हो या फिर आपको स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल है, स्ट्रांगली डिसअप्रूव इट। दिस विल नॉट अमाउंट टू सेडिशन, दिस विल नॉट अमाउंट टू सेडिशन। बट अगर आप डिसअप्रोबेशन कर रहे हो अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आप क्या कर रहे हो, आप एक्चुअली में ब्रिंग कर रहे हो या फिर अटेम्प्ट कर रहे हो हेट्रेड फीलिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो हम बोलेंगे सेक्शन 124A विल बी एप्लीकेबल। ओके, अब जैसे कि हम होते हैं लाइबिलिटी फॉर कॉपीज फ्रॉम अदर पेपर्स। लॉ क्या कहता है कि लॉ डज नॉट एक्सक्यूज पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर और राइटिंग्स व्हिच आर देमसेल्व्स सेडिशियस लाइबल्स merely because they are copied from foreign newspapers as items of news। अब कभी कभी क्या होता है, हम बोल रहे हैं कि by words,
हम वर्ड्स बोल रहे हैं जो कि रिटन में हो सकते हैं, पब्लिश्ड हो सकते हैं, साइन लैंग्वेज में हो सकता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन में हो सकता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि फॉरेन न्यूज़पेपर्स में कुछ कुछ न्यूज छपी है और हमारे न्यूज़पेपर्स भी उस चीज को बोरो कर लेते हैं या फिर हम कह सकते हैं उसको कॉपी कर लेते हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि इसके कारण मेरे ऊपर लाइबिलिटी नहीं बनती है। अगर आप फॉरेन न्यूज़पेपर से देखकर कुछ ऐसी चीज को छाप रहे हो अपने न्यूज़पेपर में जो कि फीलिंग ऑफ डिसलॉयल्टी को प्रमोट कर रहा है, एक्साइट कर रहा है, हेट्रेड फीलिंग को अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रहा है, तब भी आप लाइबल होगे, तब भी आप लाइबल होगे अंडर सेक्शन 124A। अब बात करते हैं लाइबिलिटी फॉर लेटर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। जो एडिटर होता है न्यूज़पेपर का वो लाइबल रहेगा फॉर अनसाइंड सेडिशियस लेटर्स अपीयरिंग इन हिज पेपर। तो जैसे हम बात करते हैं मास्टर सर्वेंट लाइबिलिटी की, तो आपको याद होगा मैंने एक लेक्चर लिया था वाइकेरियस लाइबिलिटी की, या फिर आपने अपने कॉलेज में भी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा। अगर आपको इसके ऊपर क्लैरिटी चाहिए तो आप मेरा लेक्चर जाके जरूर देखिएगा, उसके अंदर मैंने वाइकेरियस लाइबिलिटी बहुत अच्छे से समझाया था, ना होप कि आप लोगों को समझ आया हो। तो जो एडिटर है, जो एडिटर है न्यूज़पेपर का, उसकी लाइबिलिटी हम ठहराएंगे चाहे कोई ऐसा सेडिशियस लेटर उसके पेपर में आ रहा हो जो उसने साइन ना भी किया हो, वो अनसाइंड हो, तब भी हम उसकी लाइबिलिटी ठहराएंगे और ये लाइबिलिटी कैसी होगी, वाइकेरियस लाइबिलिटी होगी। अब बात करते हैं कोई पब्लिकेशन हो रही है सेडिशियस एग्जिबिट्स की, republication of a seditious article used as an exhibit in a sedition is not justifiable। ये अपने आप में एक एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है। अब सेडिशन और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की जब हम बात करते हैं तो हम कुछ कुछ केस लॉस पढ़ने वाले हैं आज के इस सेशन में, जो बहुत इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है और आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेडिशन के ऊपर बहुत बार पेपर में क्वेश्चंस आए हैं। अगर आप बात करो कि सेमेस्टर एग्जाम में तब भी आए हैं, मेंस और पीटी में भी आया है, कभी कभी क्लैट के पैसेजेस में भी इसके बारे में बात होती है, और जहां पे क्लैट में करंट लीगल नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। तो ये चीज को भूलना नहीं है कि 2022 में जो फेमस केस है जिसके कारण सेडिशन लॉ को एज ऑफ नाउ अबेयंस में रखा गया है, उसके ऊपर करंट लीगल नॉलेज के ऊपर आपसे सेडिशन लॉ के ऊपर जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत चांसेस हैं। तो इसलिए इसको अभी समझ लो सो दैट आपको मुश्किल ना हो। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किशोर चंद्रा वांगखेमचा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 का केस है, उसमें बात करी और डिस्कस करा सेक्शन 124A की क्रिमिनलिटी को, और बात करा कि जो 124A है उसकी वैलिडिटी क्या है, वो एक्चुअली में क्रिमिनलाइज करता है सेडिशन को, उसके बारे में बात करी गई। ये देखा गया कि जो पोस्ट्स होती हैं, कार्टून्स होती हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जर्नलिस्ट डालते हैं, उनका आप सेडिशन लॉ के अंदर उनको लेके आ सकते हो या फिर नहीं ला सकते हो। तो बेसिकली दो जर्नलिस्ट थे, किशोर चंद्र वांगखेमचा एंड कन्हैया लाल शुक्ला। इन दोनों को अक्यूज किया गया कि जो इनके सोशल मीडिया के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी इन्होंने पोस्ट डाले हैं, कार्टून्स को इन्होंने पब्लिश करा है, वो सिडिशन क्रिएट कर रहे हैं इंडिया में। सिडिशन क्रिएट कर रहे हैं इंडिया में मतलब वो हेट्रेड फीलिंग, डिसलॉयल्टी की फीलिंग को क्रिएट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है। उन्होंने रिट पिटिशंस को फाइल किया और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 124A, आई स्टैंड करेक्टेड, 124A को उन्होंने चैलेंज किया, जो कि क्रिमिनलाइज करता है और पनिश करता है सेडिशन को। उन्होंने बोला 124A इज यूजफुल इन फाइट अगेंस्ट एंटी नेशनल सेपरेटिस्ट एंड टेररिस्ट फैक्टर्स अमंग अदर्स। उन्होंने ये भी बात करी कि इट डिफेंड्स द इलेक्टेड गवर्नमेंट अगेंस्ट द अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय इट थ्रू द यूज ऑफ वायलेंट एक्ट एंड इलीगल मेथड। अगर कोई भी इलीगल मेथड से, कोई भी वायलेंट एक्ट से जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो रन कर रही है एज ऑफ नाउ, जिसको हमने इलेक्ट किया है, अगर वो उसके अगेंस्ट कुछ भी चीज हो रही है तो उस से हमें गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेडिशन लॉ बहुत हेल्पफुल है। बट आपको क्या देखना जरूरी है, आपको ये देखना जरूरी है कि जो लेजिटिमेसी है ऑफ द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश बाय लॉ, वो बहुत जरूरी है कि स्टेट के अंदर वो चीज मेंटेन करी जानी चाहिए, सो दैट आप स्टेट का पीस एंड ऑर्डर को, स्टेट की मोरालिटी को आप मेंटेन कर सको। इफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रिजल्ट्स इन अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, देन कंटेम्प्ट ऑफ गवर्नमेंट शुड रिजल्ट इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एज वेल। तो जैसे कि हम फेमस जानते हैं कि अगर आप कोर्ट में कुछ भी गलत करते हो, अगर आप जज साहब के अगेंस्ट कोई बात बोल देते हो या कोई भी ऐसा काम करते हो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में माना जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब कोर्ट के ऑर्डर का
पालन ना करना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ, तो हम उसको पनिशेबल ठहराते हैं, हम उसमें क्रिमिनल लाइबिलिटी ठहराते हैं। तो यही बोला गया इस रिट पिटिशन में भी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही डिस्कस किया कि जैसे आप अगर कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है तो आप उस पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करते हो, सिमिलरली अगर गवर्नमेंट का कंटेम्प्ट हो रहा है तब भी आपको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करनी चाहिए। जो लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी डिसलॉयल करने की कोशिश कर रहे हैं, फीलिंग ऑफ हेट्रेड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी आपको पनिश करना चाहिए, ठीक है। फॉलोइंग इंडिपेंडेंस 124A ने बहुत सारा क्रिटिसिज्म सहा है, बहुत ज्यादा डिस्कशन रहा है हमेशा कि हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को कर्टेल करता है। सो कॉल्ड ट्रेनिकल रिमेन्स ऑफ कॉलोनियल रूल, ये जो लॉ है ये कॉलोनियल रूल का है और इसको बहुत बार इंडिया में क्वेश्चन किया गया है, क्योंकि इंडिया जो है एक सेक्युलर, इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, तो बहुत बार इसके ऊपर चैलेंज किया गया है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ये बोला गया है कि क्रिटिक्स जो है वो ये बोलते हैं कि सेक्शन 124A जो है, 124A जो है ये कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक इन्फ्रिंजमेंट है, और इसका जो एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें 1962 में हमने डील किया था, वो ये बोला गया था कि इस लॉ को हमने कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बोला था, हमने ये बोला था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 के केस में। और क्यों बोला गया था? क्योंकि ये बोला गया था कि आप अगर कोई भी चीज को, डिसलॉयल्टी फीलिंग को, हेट्रेड फीलिंग को, कंटेम्प्ट की फीलिंग को अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करते हो तो हम आपको पनिशेबल ठहरा रहे हैं, और ये जो लॉ है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो अब डील करते हैं केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 के केस में। इस केस में क्या बात करी गई? ये बात करी गई जो ये लॉ है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये अप्लाई करता है उस जगह पे जहां पे कोई भी चीज रिटन में है, स्पोकन वर्ड है, या फिर अफर्मेटिव इंटेंशन को शो करती है, और क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कोई भी वायलेंस को शो करती है थ्रू एनी सोर्स, तो हम उसको पनिशेबल ठहराएंगे। सिटीजन्स को रोका जाना चाहिए कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर पब्लिक डिसऑर्डर को प्रमोट ना करें, ऐसा ना करें कि वो लोगों को इंगेज करें इन वायलेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करी थी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ 124A, और ये बोला कि इसकी इट्स लिमिटेड इट्स एप्लीकेशन टू एक्ट्स इन्वॉल्विंग द इंटेंट और इंक्लिनेशन टू क्रिएट पब्लिक डिसऑर्डर। तो बेसिकली इसको लिमिट में रखा और बोला कि इस लॉ को हम विद इन लिमिट रख रहे हैं, लिमिटेड ओनली टू द प्लेस जहां पे आपका मेंजरिया है कि आप पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करना चाह रहे हो, डिसरप्शन क्रिएट करना चाह रहे हो ऑफ लॉ, और प्रोवोकेटिव चीजें बोल रहे हो, वायलेंस क्रिएट कर रहे हो अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो हमारा पब्लिक डिसऑर्डर है उसको शेक कर रहे हो, ठीक है। कोर्ट ने ये भी पॉइंट आउट किया कि जो एसेंस है इस क्राइम का वो क्या है, इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस और इंक्लिनेशन और इंटेंशन टू कॉज पब्लिक डिसऑर्डर। तो बेसिकली हमें देखना है ये दोबारा कि एसेंस ऑफ क्राइम क्या है, एसेंस ऑफ सेडिशन क्या है, कि आप इंसाइट कर रहे हो वायलेंस, या फिर आपकी इंक्लिनेशन है, या फिर आपकी इंटेंशन है क्या करने की, पब्लिक डिसऑर्डर कॉज करने की। कैसे? वर्ड्स से, स्पोकन हो सकते हैं, रिटन हो सकते हैं, जिनकी इतनी पोटेंशियल है, जो इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं कि वो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, हेट्रेड या फिर कंटेम्प्ट की फीलिंग को प्रमोट कर रहे हैं, एक्साइट कर रहे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश बाय लॉ, या फिर डिसअफेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, या फिर डिसट्रस्ट क्रिएट कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट में। तो स्टूडेंट्स आपको क्या ध्यान में रखना है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है हम उसको इलेक्ट करते हैं, वी द सिटीजंस ऑफ इंडिया इलेक्ट द गवर्नमेंट, बट हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी गवर्नमेंट के ऊपर एक फेथ रखते हैं, एक विश्वास रखते हैं। अगर हमें हमारी गवर्नमेंट के ऊपर ही विश्वास नहीं है तो ये कंट्री नहीं चल पाएगी, ये बहुत मुश्किल है। तो क्या जरूरी है, ये जरूरी है कि हम अपनी गवर्नमेंट के प्रति अपना विश्वास रखें, डिसलॉयल ना हो, कोई भी ऐसी फीलिंग जो कि हेट्रेड या कंटेम्प्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कर रही है हम उसको प्रमोट ना करें, उसको इनकरेज ना करें, ठीक है। अब बात करते हैं क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक का केस की। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है स्टूडेंट्स। बाल गंगाधर तिलक एक करेजियस सपोर्टर थे इंडिया के इंडिपेंडेंस में, और उनको अक्यूज किया गया कि दो डिफरेंट ओकेशंस पे उनके ऊपर एक्विजिशन लगी कि उन्होंने सिडिशन किया है। पहली बार ये हुआ 1897 में उनकी स्पीचेस के लिए, कि वो अपनी स्पीच के द्वारा, वर्ड्स के द्वारा वो लोगों को इंसाइट कर रहे हैं, इंगेज करवा रहे हैं वायलेंट बिहेवियर रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो बेसिकली उन्होंने अपनी स्पीच के द्वारा क्या किया, जो द देन गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिशर्स थी, उनके अगेंस्ट लोगों को प्रोवोक किया कि उसके कारण 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स की डेथ हो गई। 1909 में दोबारा उनके ऊपर सिडिशन का ऑफेंस का लगा, जहां पे उनको बोला कि उन्होंने सिडिशियस राइटिंग करी है अपने न्यूज़पेपर केसरी में, जो कि उनकी थी उस टाइम पे। दिस केस
served as an example of how to interpret disaffection. कैसे आपको disaffection को interpret करना है वो इस केस से समझा जाता है. disaffection अगर आपकी गवर्नमेंट के केस है तो वो क्या होती है, बेसिकली वो फीलिंग ऑफ हेट्रेडनेस है, वो फीलिंग ऑफ हेट्रेडनेस है, डिसअग्रीमेंट में हो आप अपनी गवर्नमेंट के साथ, या फिर आपको एनिमिटी है उनसे, आप डिसरिस्पेक्ट करते हो, एवरी अदर फॉर्म ऑफ इल विल टुवर्ड्स द गवर्नमेंट. तो अब बेसिकली आप एक बात समझे, जो हमारा किंग होता है, जो हमारा किंग होता है, हम बोलते हैं कि वो सबसे सही है और वो जो डिसीजन लेगा हमारे लिए अच्छा लेगा. सिमिलरली हमारी जो गवर्नमेंट है, हमें उसके ऊपर एक तरीके का ट्रस्ट रखना होता है कि जो भी वो पॉलिसीज बनाएगी, जो भी वो डिसीजंस लेगी, वो एकदम ठीक होंगे हमारे लिए, वो अपने सिटीजन्स के लिए अच्छा काम करेगी. बट अगर हमें उनके जो भी डिसीजंस आ रहे हैं उसके साथ हम डिसअग्री कर रहे हैं, थोड़े बहुत डिसीजंस के साथ डिसअग्रीमेंट होना नेचुरल है. जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आती है, जरूरी नहीं है कि हमें सब पसंद आए, और हम उसके अगेंस्ट अगर कुछ बात बोलते भी हैं, विच इज ऑल्सो फाइन. बट अगर हम ये सब कुछ कर रहे हैं विद द इंटेंशन कि हम चाहते हैं कि लोग अप्रोर करें, लोग एक्चुअली में वायलेंस क्रिएट करें अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हम क्या कर रहे हैं, सेडिशन कर रहे हैं. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है मेरा पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. अब बात करते हैं श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस की. इस केस ने बहुत ही इंपैक्ट क्रिएट किया इंडियन लॉ सिस्टम में, और बात करी गई कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट स्टूडेंट्स, ये होता है कि जब आप किसी भी कंप्यूटर के द्वारा या फिर किसी भी डिवाइस के द्वारा, जैसे फोन हो गया या कंप्यूटर हो गया, उसके द्वारा आप एक दूसरे को अगर कोई भी मैसेजेस भेज रहे हो, तो हम बोलते हैं सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हिट करता है. नेक्स्ट केस जिसे हम डील करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, वो है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस में एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट लाया गया बाय इंडियन लॉ सिस्टम, और क्या बोला गया, क्वेश्चन करी गई वैलिडिटी और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो ये 66A सेक्शन है, ये बात क्या करता है, ये बात करता है कि अगर आप ऑफेंसिव मैसेजेस भेज रहे हो एक दूसरे को थ्रू एनी कंप्यूटर डिवाइस, ओके, तो बेसिकली क्या बोला गया कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को क्वेश्चन करा गया और अल्टीमेटली इसको रिपील कर दिया गया, क्योंकि ये बोला गया कि ये जो सेक्शन 66A है, ये क्या करता है, ये वायलेट करता है आर्टिकल 19(1)A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 2 टीनेज गर्ल्स को डिटेन किया गया बाय मुंबई पुलिस कि वो डिससैटिस्फैक्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड बाय द शिवसेना फॉलोइंग द डेथ ऑफ बाल ठाकरे बाय अपलोडिंग सम कमेंट्स ऑन फेसबुक. ठीक है, श्रेया सिंघल एक लॉ स्टूडेंट थी और उन्होंने एक पिटिशन फाइल करी 2012 में कि आपको अमेंड करना चाहिए सेक्शन 66A, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये वायलेट करता है आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 3 साल के लिटिगेशन के बाद इस केस को फाइनली रिजॉल्व किया गया 2015 में, और एक डिस्टिंक्शन बनाई गई किसके बीच में, एडवोकेसी के बीच में और इंसाइटमेंट के बीच में. और ये बोला गया कि सिर्फ इंसाइटमेंट अपने आप में पनिशेबल है, एडवोकेसी इज नॉट पनिशेबल. ओके, कोर्ट ने ये बोला कि आप किसी को प्रोसिक्यूट नहीं करोगे सेडिशन के लिए अनलेस उनका डायरेक्ट कनेक्शन है कि वो वायलेंस कमिट कर रहे हैं या फिर इंस्टिगेट कर रहे हैं ऐसा वायलेंस जो कि पब्लिक डिसऑर्डर कर रहा है. तो जो हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स ऑलरेडी, कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज करते हो, कोई भी ऐसी एक्ट करते हो जो कि प्रमोट कर रहा है, इंसाइट कर रहा है हेट्रेड फीलिंग, कंटेम्प्ट फीलिंग, वायलेंस की फीलिंग, जो कि पब्लिक डिसऑर्डर को इफेक्ट कर रहा है, देन यू विल बी पनिशेबल अंडर सेडिशन. बट अगर आप एक पॉइंट को, अपना व्यू एक्सप्रेस कर रहे हो, सिर्फ एडवोकेसी कर रहे हो किस चीज का, देन इट विल नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेडिशन. ओके, अब कन्हैया कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा न्यूज में. तो दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया कन्हैया कुमार को ऑन February 12, 2016 कि इन्होंने वायलेट किया है सेक्शन 124A एंड 120B ऑफ द IPC. तो 120B हो गया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट. ठीक है, तो इनको अक्यूज किया गया कि ये वायलेट कर रहे हैं कंट्री की डिग्निटी को, क्योंकि ये स्लोगन्स बोल रहे हैं जो कि बहुत डेरोगेटरी थे कंट्री की डिग्निटी को. और इन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया, एक बेसिकली ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा था, एक JNU के ऑर्गेनाइज्ड इवेंट पे, जहाँ पे इन्होंने अफजल गुरु की हैंगिंग के ऊपर कुछ कुछ बातें कही. ठीक है, कन्हैया कुमार ने इन सारी की सारी एक्विजिशंस को डिनाई किया और बोला उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो सेडिशियस है.
his detention sparked a political uproar between the left wingers and right wingers in the United States as well. यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करी एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो कि ये पूरे इंसिडेंट को देखे और डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए अगेंस्ट इंडिविजुअल्स जो सब लोग इसमें इन्वॉल्व थे एंड फाइन लगाया 10,000 रुपए का ऑन कन्हैया कुमार। सब्सिक्वेंट रूलिंग में दिल्ली हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन करा ये फाइन को और डिक्लेयर किया कि कमेटी का डिसीजन जो था वो इलीगल था और अनरीजनेबल था, वो ढंग से नहीं लिया गया था और जो ये अरेस्ट हुआ था उनका, उसने ट्रिगर कर दी एक स्ट्राइक जिसने यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा का पूरा फंक्शन करने से प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, वो ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रही थी। तो अब बात करते हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस की जो आपके लिए बहुत रेलिवेंट है। अगर आप क्लास स्टूडेंट है, करंट लीगल नॉलेज में पूछा जा सकता है। अगर आप एक सेमेस्टर स्टूडेंट है, बेसिकली अगर आप एलएलबी स्टूडेंट हैं और आपका सेमेस्टर एग्जाम है, तब भी आपको सेडिशन लॉ में ये केस जरूर लिख के आना है। आप जुडिशरी एस्पिरेंट है, देन ऑल्सो यू शुड नो दिस केस। तो बेसिकली एसजी वोम्बटकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस केस में चैलेंज की गई सेक्शन 124A आईपीसी को और मोर देन 9 पिटिशंस को फाइल किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। उन्होंने ये बोला, जो पिटिशनर्स थे उन्होंने ये बोला कि ये 152 ईयर ओल्ड लॉ है, ये कॉलोनियल टाइम से चला आ रहा है और ये क्या कर रहा है, ये हैरेस कर रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। जिस कंट्री से हमने इसको बोरो किया था, यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने खुद ने ही इसको रिपील कर दिया है, स्क्रैप ऑफ कर दिया है, बट इंडिया अभी भी इसको फॉलो कर रहा है। कोर्ट ने अर्ज करा है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो रिफ्रेन करे कोई भी एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, ठीक है, अंडर द सेड प्रोविजन, और रिकंसिडर करें इस प्रोविजन को। जो लोग ऑलरेडी बुक्ड है अंडर सेक्शन 124A और जेल के अंदर हैं, वो कोर्ट्स अप्रोच कर सकते हैं और बेल ले सकते हैं, ठीक है। ये भी बोला गया कि अगर कोई भी फ्रेश केस आता है जो कि रजिस्टर्ड होता है, तो जो पार्टीज हैं वो लिबर्टी पे हैं कि वो कोर्ट्स अप्रोच कर सकती हैं और रिलीफ ले सकती हैं, और कोर्ट्स को भी बोला गया है कि आप भी एग्जामिन करें कि आप क्या रिलीफ देख सकते हो, कंसिडरिंग कि ये जजमेंट ऑलरेडी इन प्लेस है। अगर कोई भी फ्रेश केस आता है तो पार्टी के पास लिबर्टी है कि वो कोर्ट को अप्रोच करेगी और उसको अप्रोप्रिएट रिलीफ दिया जाएगा बाय द कोर्ट्स। कोर्ट को ये बोला गया कि आप प्रेजेंट ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए अप्रोप्रिएट रिलीफ दे लोगों को, और ध्यान रखें कि किसी को भी एज ऑफ नाउ 124A के अंदर बुक ना किया जाए। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का सेशन जहां पे हमने सेडिशन लॉ की बात करी, हमने बात करी कि सेक्शन 124A इज ऑल्सो एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, हमने इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करी, एसेंशियल एलिमेंट्स डिस्कस करें, पनिशमेंट डिस्कस करी, वी हैव डिस्कस केस लॉज, और ये देखा कि केदारनाथ के केस से लेकर अभी तक एसजी वोम्बटकर तक क्या हो रहा है। ओके, एसजी वोम्बटकर के केसेस में क्या हो रहा है, कन्हैया कुमार का केस हमने डिस्कस किया, ओके, हमने श्रेया सिंगल का केस डिस्कस किया, वी ऑल्सो डिस्कस बाल गंगाधर तिलक का केस। तो ये सब हमने आज के इस सेशन में किया। एसेंशियल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको क्या ध्यान में रखना है कि whoever does any act या फिर वर्ड्स को यूज करता है जो कि कैसे हो सकते हैं, स्पोकन हो सकते हैं, रिटन हो सकते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, स्लोगन हो सकता है, कोई भी टाइप का वर्ड हो और वो क्या कर रहा है, हेट्रेड फीलिंग या फिर कंटेम्प्ट की फीलिंग प्रमोट कर रहा है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो हम बोलेंगे कि द पर्सन विल बी लायबल अंडर सेक्शन 124A। बट क्या ध्यान में रखना है कि 124A को आपको ध्यान में रखना है कि आपका आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट तो नहीं हो रहा, ये चीज को ध्यान में रखना है। और एज ऑफ नाउ एसजी वोम्बटकर की जो जजमेंट है वो सबसे रेलेवेंट और रीसेंट केस लॉ है जो कि आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल फॉर यू एंड आप लोगों को अच्छे से क्लैरिटी मिली हो सेडिशन लॉ के ऊपर। तो स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान में रखें इस सेशन को। आप PW की ऐप पे जा सकते हैं, लॉ सिलेक्ट करें, फाउंडेशन बैच सिलेक्ट करें, वहां जाके आप लोग
आईपीसी के ये लेक्चर्स को दोबारा देख सकते हैं, आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे और डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलेंगे क्विज के फॉर्म में। तो आप लोग प्लीज जाएं और ये सब कुछ देखें, ये सब कुछ एक्सेस करें। ये सब फाउंडेशन बैच फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है आपके लिए। तो एट लॉ वाला वी ऑलवेज एम टू प्रोवाइड यू विद गुड क्वालिटी कंटेंट। आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल फॉर यू। ऑल द बेस्ट।